हेलो गाइस, आज हम चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि किसी इक्वेशन को कैसे ज्यादा इंप्रेसिव बनाया जा सकता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या है जो कि 5 तरीके के टाइप्स है: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे ज्यादा इंप्रेसिव बनाया जा सकता है। इंप्रेसिव का मतलब यहाँ पे है कि कैसे किसी भी इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, उस इक्वेशन को कैसे लिखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें उससे मिले। तो किसी भी इक्वेशन को ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है हम रिप्रेजेंट करें स्टेट को बाय रिप्रेजेंटिंग the state of substances। जो भी substances किसी भी रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उन substances का स्टेट हम रिप्रेजेंट करें। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों ही गैसेस हैं तो इनके पीछे G एज सिंबल ऑफ गैस लगा दिया तो हमें वाटर मिल जाएगा H2O, और H2 लिक्विड होता है हमारा एज ए लिक्विड सिंबल लिख दिया। तो इससे इक्वेशन से हमें पता चला कि ये गैसेस थी और ये लिक्विड था, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिली एज कंपेयर टू अगर ये चीजें ना लिखी जाए तो। दूसरा तरीका हमारे पास है बाय रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जाए कि किस कंडीशन के ऊपर वो रिएक्शन हो रही है तो भी इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं CO प्लस H2। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, H2 हाइड्रोजन गैस होती है, और इनको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब दिया जाए तो मिथेनॉल बनता है, CH3OH मिथेनॉल होता है। तो ये इस इक्वेशन की कंडीशंस है कि इस कंडीशन के ऊपर ही मिथेनॉल बनेगा और इससे इक्वेशन हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। थर्ड तरीका हमारे पास है बाय रिप्रेजेंटिंग the amount of heat or energy released or absorbed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितनी अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, इस बात को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो भी इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। इसके लिए एग्जांपल के लिए बात करते हैं हम, जैसे सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस की। रेस्पिरेशन की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है, ग्लूकोज जो है C6H12O6 वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एंड गिव्स, और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी मिलती है ये ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है, जो कि एनर्जी की एक करेंसी है। तो इस इक्वेशन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, और इस टाइप की जो रिएक्शन है ऐसे रिएक्शंस को हम कंसीडर करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस are those in which energy is released, जिनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अब कुछ चीजें और इसको चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। वो चीजें क्या चाहिए, वो प्लस की बजाय एरो पर लिखना ठीक रहेगा। सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में। ये ग्लूकोज बनाएगा जो कि फूड होगा इसके लिए, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। अब ये फोटोसिंथेसिस जो इसके अंदर सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है और ऐसे प्रोसेसेस को कंसीडर किया जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज endothermic process। फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें, एंडोथर्मिक प्रोसेस आर दोज in which energy is absorbed, जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। इन इक्वेशंस को बैलेंस और करेंगे अभी। तो बैलेंस करने के लिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ पर 6 कार्बन एटम है और यहाँ पर 1 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कार्बन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात करें तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन है प्रेजेंटली। जब यहाँ बात करें तो 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन है, तो अगर यहाँ पर भी एक 6 लगा दिया जाए तो 6 दूनी 12 और 6 18, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी हमारी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप आंसर लिखेंगे और उसी आंसर में आपको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करके दिखानी पड़ेगी। आंसर क्या लिखेंगे आप? respiration is considered as an exothermic process. It is because in this process glucose combines with oxygen to give carbon dioxide, water and energy in the form of ATP molecule due to the release of energy. This process is known as exothermic process. Similarly, photosynthesis के लिए हमें बोलना है, photosynthesis is considered as an endothermic process. It is because in this reaction sunlight in the form of energy is absorbed to carry out the reaction. So this is known as endothermic reaction or endothermic process. Now next topic, types of chemical reactions. सिर्फ कर देता हूं मैं।
अपार्टेड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल रिएक्शंस के टाइप, सबसे पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर और एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो हम लिखेंगे दोज रिएक्शंस in which two or more substances combine together to form a single substance. Is known as combination reaction. इन जनरल अगर इस रिएक्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए दो सब्सटेंस हमारे पास है ए और बी, और इनको कंबाइन करने से तीसरा सब्सटेंस बन जाए सी, तो ऐसी इक्वेशन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर दो चीजों की मिलने से या दो से ज्यादा चीजों के मिलने से एक अकेला सब्सटेंस बने, थर्ड सब्सटेंस बने, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। यहां पर दो चीजें कंबाइन हो रही है और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस हमें मिल रहा है, तो ऐसे इक्वेशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको बैलेंस सॉल्व करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ डबल करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 एटम करने के लिए यहाँ डबल करना पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब सेकंड बात करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा होती है। जिस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजों की एक अकेली चीज बन रही है, सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, उसी तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल सब्सटेंस टूटेगा और दो या दो से ज्यादा चीजें बनेंगी। तो हम लिखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? Those reactions in which a single substance splits up into two or more substances। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर अगर टूट जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लाइक डाल लेता हूं एक बार।
चलिए अब आगे बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट करते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक अकेला सब्सटेंस टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर, तो ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब किसी भी सब्सटेंस को अगर तोड़ना है तो उसके ऊपर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे इस मार्कर की अगर कैप को निकालना पड़े तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एक चीज से अगर दो बनानी है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी जो खर्च करनी है वो अलग अलग टाइप्स से की जाती है, अलग अलग फॉर्म्स में की जाती है, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बेसिकली तीन टाइप हैं। फर्स्ट टाइप की बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर डिकम्पोजिशन करवाया गया हो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो हम लिखेंगे व्हेन डिकम्पोजिशन is carried out with the help of electricity, then it is known as electrolytic decomposition. For example, when electricity is passed through water, it decomposes into hydrogen and oxygen. जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है वाटर के अंदर से तो वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर। बी पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरेक्टराइज is carried out with the help of heat। अगर हीट की हेल्प से कोई रिएक्शन करवाई जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो इट स्प्लिट्स अप इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड पार्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out, with the help of light energy। जब लाइट एनर्जी की हेल्प से कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो उसे हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है तो ये ब्रेकअप हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डार्क। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हमेशा डार्क के अंदर स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसे हम लाइट के अंदर स्टोर करेंगे, मतलब किसी बोतल में स्टोर किया उसको और फिर ऐसी जगह रख दिया जहां सनलाइट आ रही होगी, तो वो सनलाइट की वजह से वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी कर जाएगा
और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी कर जाएगा तो कंपाउंड स्प्लिट्स आउट हो जाएगा। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम ऐसे कंपाउंड्स को डार्क में रखें ताकि वो सेफ रहे और खराब ना हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जो कि थर्ड टाइप है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जब कभी भी कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल किसी भी लो रिएक्टिव मेटल को उसके साथ सॉल्यूशन के अंदर से डिस्प्लेस कर देता है तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। When a highly reactive metal displaces a low reactive metal from its salt solution, then it is said to be displacement reaction. For example के लिए बात करते हैं, जैसे जिंक की रिएक्शन करवाई जाए कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता तो क्या ये लिखना सही था या गलत? कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, तो कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। तो अब पता कैसे चलेगा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसके लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ती है। रिएक्टिविटी सीरीज जो हमें बताएगी कि कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर मैं पढ़ूं तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब जो जितना ज्यादा ऊपर है उतना ज्यादा रिएक्टिव है और जो जितना नीचे है उतना कम रिएक्टिव है। तो ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल है और नीचे लो रिएक्टिव मेटल। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं जिससे ये फटाफट याद हो जाएगी आपको। देखिए कैसे याद करेंगे इसको। कल्लू, नाथ, का, महंगा, आलू, जरा, फीका, स, पका, है, क्योंकि, एच जी, ए जी, ए यू। क्योंकि यहां तक ट्रिक है, उसके बाद ये नीचे के एच जी, ए जी, ए यू याद कर लेंगे। फिर रिपीट करता हूं एक बार। कल्लू, नाथ, का, महंगा, आलू, जरा, फीका, सा, पका, है, क्योंकि, एच जी, ए जी, ए यू। तो इसको याद करने का ये बड़ा आसान तरीका है जिससे पता चल जाएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी।
अब नेक्स्ट बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जब कभी भी कोई भी रिएक्शन हो जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो दो कंपाउंड्स के बीच में, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो व्हेन टू कंपाउंड्स reacts by exchange of आयंस के एक्सचेंज से जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो हम ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, जब रिएक्शन करवाई जाए बेरियम क्लोराइड की और सोडियम सल्फेट की, तो हमारे पास बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिलेगा। इनके आयंस जो हम वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे और तब रिएक्शन होगी। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फर्क है, दोनों का एग्जांपल लेकर बताइए। तो दोनों का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए और डेफिनेशन से याद होनी चाहिए दोनों की। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और एक होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिडक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों को। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं दोनों के लिए। ये एक इक्वेशन लिखी। अब अगर यहां बात की जाए तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां जब प्रोडक्ट साइड में जाके देखेंगे तो ऑक्सीजन हट गई, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। और यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहां जाके ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction
नंबर्स